यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम जिस टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। जो सैलरी का टॉपिक है उसको रिवाइज करने वाले हैं और इस टॉपिक का रिवीजन लेक्चर आपको कम से कम 2 से 3 बार सुनना पड़ेगा, जिससे कि आपको लिमिट्स वगैरह है वो सब चीजें याद हो पाएगी। हमने रेगुलर बैच में इसमें इन डिटेल पढ़ा हुआ है, आज हम इसको रिवाइज करने वाले हैं सैलरी। तो देखो, सैलरी की जो चार्जिंग सेक्शन होती है दैट इज सेक्शन 15 और सेक्शन 15 ये बोलती है कि अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर पार्टनर को जो पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है वो क्या सैलरी हेड में जाएगी? आंसर इज नो। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिलती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, बिकॉज पार्टनर कभी भी एम्प्लॉय नहीं होता है फर्म के लिए। पार्टनर है, पार्टनर को अगर आप तोड़ोगे तो पार्ट ओनर, ही इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, सो व्हाटएवर सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना सर, सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है? ड्यू बेसिस पे या रिसिव बेसिस पे? आंसर इज व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू और रिसिट बेसिस, व्हिचएवर इज अर्लियर। जो दोनों में से पहले वाला इवेंट होगा उसके हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएगा। एमपी एमएलए एमएलसी को जो सैलरी मिलती है वो आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, बिकॉज दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर नॉट अ बेसिकली एम्प्लॉय, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो उनको जो भी सैलरी मिलेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और चीज समझना, 2 वर्ड आते हैं, वन इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी एंड वन इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी। एक चीज ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सैलरी हमेशा ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सैलरी है तो आपका इनकम है वो सैलरी हेड में जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो वो तुम्हारे सैलरी हेड में जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, कभी भी जब भी एम्प्लॉयमेंट आपका होता है, एम्प्लॉयमेंट से पहले या एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको कुछ भी मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मैंने किसी पर्सन को बोला कि वो जॉब छोड़ दे और मेरे पास जॉब कर ले, एम्प्लॉयमेंट चालू होने से पहले मैं उसको कुछ दे रहा हूं, इट इज ट्रीटेड एज द प्रॉफिट इन द ल्यू ऑफ सैलरी एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। या फिर रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन वगैरह मिलती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, वो तुम्हारे सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स अपन सीखने वाले हैं, तो अपन ने नोट वाइज इस टॉपिक में डिस्कस किया था, बेसिक सैलरी, डीए एंड ऑल। तो अपन एक नोट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है बेस सैलरी। कभी भी जब आपका सैलरी स्टेटमेंट होता है उसमें एक बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद में बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बहुत सारे आपको परक्यूजिट्स एंड ऑल होते हैं। तो बेसिक सैलरी विल बी ऑलवेज टैक्सेबल फॉर द ऑल एम्प्लॉय। अगर बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी आपके लिए हमेशा टैक्सेबल हो जाएगी, इट्स ऑलवेज टैक्सेबल। दूसरा होता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो डियरनेस अलाउंस से सर वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट? आंसर इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। डियरनेस अलाउंस जो भी है वो पूरा टैक्सेबल करना। जब भी डीए देखते हो पूरा टैक्सेबल कर देने का। लेकिन एक चीज समझना, डीए 2 तरीके का होता है, एक होता है डीए इन टर्म्स और एक होता है डीए नॉट इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स का मतलब क्या होता है? ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर होगा दैट इज कॉल्ड डीए इन टर्म्स, और ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर नहीं होगा दैट इज कॉल्ड डीए नॉट इन टर्म्स। अब एक चीज समझना, डीए आइदर इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है, वो आपको टैक्सेबल करना है। जैसे मान लो डीए दे रखा है 10,000, उसमें क्या लिखा हुआ है 5,000 इन टर्म्स है और 5,000 नॉट इन टर्म्स है, तो पूरा 10,000 पहले आपको टैक्सेबल करना है। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले अपन देखेंगे आगे, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन एंड ऑल दैट थिंग, उन फॉर्मूलों की कैलकुलेशन में डीए वही वाला आता है जो इन टर्म्स रहता है, नॉट इन टर्म्स वाला नॉर्मली नहीं आता है। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको डीए दे रखा है, डीए पूरा टैक्सेबल, तो बेसिक सैलरी ऑलवेज पूरा टैक्सेबल, डीए दे रखा है डीए भी पूरा टैक्सेबल, वेदर इट इज इन टर्म्स या नॉट इन टर्म्स से पूरा टैक्सेबल कर देने का। उसके बाद कमीशन। अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ कमीशन मिलता है तो सर कमीशन क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, कमीशन इज ऑलवेज टैक्सेबल। कमीशन इज टैक्सेबल वेदर दैट इज द टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन। टर्नओवर कमीशन का मतलब क्या होता है? सेल्स पे कमीशन, कि एम्प्लॉय ने इतना सेल किया तो उसको इतना कमीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर कमीशन। तो वेदर इट इज अ टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन, कमीशन इज ऑलवेज टैक्सेबल, पूरा कमीशन टैक्सेबल आपको कर देने का। बोनस, सर बोनस है, वो बोनस क्या होता है? बोनस क्या टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, बोनस भी टैक्सेबल। तो मैंने क्या बोला? बेसिक सैलरी टैक्सेबल, डीए टैक्सेबल, कमीशन टैक्सेबल, बोनस भी टैक्सेबल। बोनस अगर आपको रिसीव हो जाता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है अरियर सैलरी।
एडवांस सैलरी एंड एरियर सैलरी। सर एडवांस सैलरी का मतलब क्या होता है? अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो क्वेश्चन ये आता है क्या एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बिकॉज अपन ने क्या पढ़ा ड्यू और रिसिट विचएवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा, तो एडवांस सैलरी जैसे ही मिलेगी वैसे टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपको ये दे रखा है एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी या सिर्फ एडवांस वर्ड यूज किया है तो ध्यान रखना ये एडवांस सैलरी नहीं है, ये लोन है और लोन टैक्सेबल नहीं होता है। तो देखो मैंने क्या बोला, एडवांस सैलरी दे रखा है तो ऑब्वियसली इट इज द टैक्सेबल, बट अगर आपको दे रखा है एडवांस, ओनली एडवांस वर्ड यूज हुआ है, या एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है दैट इज ट्रीटेड एज द लोन, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज द सैलरी, तो उसको आपको टैक्सेबल नहीं करने का। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अरियर सैलरी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारा कोई पुराना सैलरी है जो डिस्प्यूट में चल रहा था, जो तुम्हारा कोई पुराना सैलरी है वो मिला नहीं था और डिस्प्यूट में चल रहा था, तो डिस्प्यूटेबल सैलरी ऑब्वियसली पहले टैक्सेबल नहीं हुआ होगा, तो जिस ईयर में वो मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, तो अरियर सैलरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। एक और चीज समझना, अरियर सैलरी में एक और चीज आती है, अगर आपका रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी बढ़ जाता है, जैसे किसी एम्प्लॉय का सैलरी आज बढ़ा लेकिन पिछले 3 साल से बढ़ा, तो दैट इज कॉल्ड अरियर सैलरी, इट विल बी टैक्सेबल इन करंट ईयर, वो करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द ग्रेच्युटी। अब एक चीज समझना, ग्रेच्युटी जो है वो ग्रेच्युटी क्या होता है? ग्रेच्युटी एक्ट आपने लॉ में देखा होगा। ग्रेच्युटी क्या होता है? जब आप जिंदगी भर वहां पे काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ वहां से मिलना चाहिए, तो दैट बेनिफिट इज नोन एज द ग्रेच्युटी। अब एक चीज समझना, ग्रेच्युटी 2 तरीके की हो सकती है, एक तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट होती है और एक एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट होती है। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मतलब आपका जॉब भी चल रहा है, आपको ग्रेच्युटी मिल गई, हमेशा ध्यान रखना इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर आपका जॉब भी चल रहा है मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिली ग्रेच्युटी तो क्या होगा समझने की कोशिश करना। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो उसमें 2 पार्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा एग्जेम्प्ट, उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली दामाद जी होते हैं, तो दामाद जी के लिए अगर रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिलेगी दैट इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उसमें 2 पार्ट वापस, क्या वो पोगा एम्प्लॉय है या नॉन पोगा एम्प्लॉय है? सर क्वेश्चन ये आता है पोगा एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? तो पोगा एम्प्लॉय का मतलब ऐसा एम्प्लॉय जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लगता है दैट इज कॉल्ड पोगा एम्प्लॉय, और जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता दैट इज कॉल्ड नॉन पोगा एम्प्लॉय। तो देखो पोगा एम्प्लॉय और नॉन पोगा एम्प्लॉय इन दोनों को भी अगर ग्रेच्युटी मिलती है, तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला, पूरा एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010, लेकिन अदर एम्प्लॉय को मिला तो उसमें 2 पार्ट, अगर पोगा एम्प्लॉय है, नॉन पोगा एम्प्लॉय है। अब एक चीज समझना, पोगा एम्प्लॉय है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पता है? पोगा एम्प्लॉय दैट इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जिस एम्प्लॉय पे लग रहा है दैट इज उस वहां एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि वहां एग्जेम्पशन उसको मिलेगा 15 डिवाइड बाय 26, मतलब हाफ मंथ, बेसिकली 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको यहां पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखो पोगा एम्प्लॉय जो है जिसपे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लग रहा है, तो पोगा एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा 1010 में, बट कितना मिलेगा पता है? उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो बेटा आपको क्या करने का, 15 डिवाइड बाय 26 मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी, क्या याद रखोगे? 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और तीसरा मैक्सिमम आपका 20 लाख। इसमें एक चीज समझना सर, सैलरी पर मंथ में अपन क्या लेंगे? सर सैलरी पर मंथ का मतलब क्या? तो ध्यान रखना सैलरी पर मंथ का यहां पे मतलब होता है लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ और लेटेस्ट डीए पर मंथ है, वो आपको लेने का है। लेकिन ध्यान रखना डीए में दोनों लेना है, इन टर्म्स वाला नॉट इन टर्म्स वाला, आपको दोनों लेना है। तो मैंने यहां पे क्या बोला कि बेटा आपका लेटेस्ट सैलरी का मतलब यहां पे क्या होगा? सैलरी का मतलब बेसिक ले लो और लेटेस्ट वाला जो डीए है वो ले लो, और डीए में आपको दोनों लेने का है, इन टर्म्स वाला और नॉट इन टर्म्स वाला आपको दोनों लेने का है। अब एक और चीज समझना सर, यहां पे आपने लिखा हुआ है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या कि कितने साल आपकी सर्विस आपने वहां कंप्लीट की। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा का है, 6 मंथ से ज्यादा का फ्रैक्शन है, तो राउंडेड ऑफ होगा। जैसे आपको दे रखा है कि किसी पर्सन ने 26 ईयर एंड 7th मंथ का सर्विस रेंडर किया, तो आपको यहां पे 27 ईयर्स लेने हैं। 26 ईयर एंड 7 मंथ 27 ईयर्स लोगे, 26 ईयर एंड 2 मंथ 26 ईयर्स ही लोगे,
ठीक है, 26 ईयर 6 मंथ एग्जैक्टली, तो भी आपको 26 ईयर ही लेना है। अगर 6 मंथ से एक दिन भी ज्यादा वाला है तो उस केस में आपको बेटा राउंडेड ऑफ करना है इन केस ऑफ द पोगा। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहला रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुइटी मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो दामाद जी है। अदर को मिला, आप पोगा एम्प्लॉय हो, तो पोगा एम्प्लॉय के केस में ध्यान रखना 15/24, 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय लेटेस्ट सैलरी करके, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख विच एवर इज लोअर है उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन नॉन पोगा एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, तो नॉन पोगा एम्प्लॉय के केस में भी 10-10 में एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहला 1/2 मतलब हाफ, यू कैन से दैट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर ये एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या होता है, तो एवरेज सैलरी पर मंथ का समझना है यहां पे कि बेसिक सैलरी प्लस डीए ओनली इन टर्म्स वाला और प्लस टर्नओवर कमीशन, इनका लास्ट के 10 मंथ का आप एवरेज ले लो, दैट विल बी द एवरेज सैलरी पर मंथ। तो देखो मैंने क्या बोला, एवरेज सैलरी पर मंथ में बेसिक सैलरी ऑफ द लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ का बेसिक सैलरी, एवरेज डीए ऑफ द लास्ट 10 मंथ और टर्नओवर कमीशन ऑफ द लास्ट 10 मंथ। लेकिन ध्यान रखना इसमें जिस मंथ में रिटायरमेंट हुआ है उस मंथ को छोड़ दो, जैसे 16 तारीख को रिटायरमेंट हुआ है तो वो मंथ छोड़ दो और पिछले 10 महीने का आपको एवरेज है वो लेना है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इसमें एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन को इग्नोर करना है। अगर आपको ऐसा दे रखा है कि 26 ईयर एंड 11 मंथ है तो भी आपको 26 ईयर ही लेना है। क्या बोला मैंने, 26 ईयर एंड 11 मंथ है तो भी आपको वहां पे 26 ईयर ही लेना है, आपको फ्रैक्शन को छोड़ देना है, फ्रैक्शन को यहां पे कंसीडर नहीं करना है। पोगा में राउंड ऑफ होता था 6 महीने से ज्यादा वाला, बट यहां पे राउंड ऑफ नहीं करना है, फ्रैक्शन को आपको छोड़ देने का है। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 10 लाख। एक चीज बताऊं, यहां पे भी मैक्सिमम 10 लाख की जगह 20 लाख रुपीस हो गया है। अभी एक नोटिफिकेशन आया है सीबीडीटी का और उसमें उन्होंने उसको भी 20 लाख है वो 20 लाख कर दिया है। लेकिन आपके लिए जो आरटीपी आएगा नवंबर 2019 एग्जाम के लिए, जो रिवीजन टेस्ट पेपर अपनी इंस्टीट्यूट इशू करेगी उसमें ये नोटिफिकेशन का जिक्र होगा, तो उसका मैं वीडियो डालूंगा, तब मैं ये 20 लाख यहां पे भी आपका हो गया है करके। ठीक है, चलो तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। एक बार मैं ग्रेचुइटी को वापस से बताता हूं। तो ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, देखो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिला तो एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, दो पार्ट, पोगा एम्प्लॉय नॉन पोगा एम्प्लॉय। पोगा एम्प्लॉय तो 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय लेटेस्ट सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। नॉन पोगा के केस में क्या करने का, 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 10 लाख विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द पेंशन। सर हमको जो पेंशन मिलता है वो पेंशन टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, समझने की कोशिश करना। पेंशन दो तरह की, एक होती है कम्यूटेड पेंशन, एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन। मैं पहले आपको बताऊंगा अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है मंथली पेंशन। जैसा आपने देखा हुआ हर महीने 5,000, 7,000, 10,000 मिलता है, दैट इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन। मंथली पेंशन इज ऑलवेज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, आइदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई भी आपके जैसे रिलेटिव है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिटायर हो गए हैं, उनको आज अगर गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल फॉर दोज पर्सन, वो उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो अनकम्यूटेड पेंशन सबके लिए टैक्सेबल है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड मतलब लमसम एक साथ में ले लिया आपने पेंशन को कम्यूट करवा दिया, आपने एक साथ पेंशन को ले लिया, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन है वो क्या टैक्सेबल होगी या एग्जेम्पशन? आंसर इज कम्यूटेड पेंशन के केस में कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी 10-10A की, और ये एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी समझने की कोशिश करना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरा एग्जेम्प्ट, लेकिन अदर एम्प्लॉय है तो उसके केस में क्या होगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिल रही है। आंसर इज यस, उस एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी भी मिल रही है तो उसको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पता है, जो टोटल पेंशन है, टोटल पेंशन उसका 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, मतलब कम एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/2 जो है वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? टोटल पेंशन का मतलब फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। आपको बहुत बार ऐसा दे रखा होगा कि 5 लाख रुपया मिला फॉर द 75% ऑफ द पेंशन, तो वो 5 लाख 75% के लिए, तो 100 के लिए टोटल पेंशन कितना आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। उस टोटल पेंशन का आपका 1/3 या 1/2 है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ द अदर एम्प्लॉय। अब वापस से बोलता हूं, देखो अनकम्यूटेड पेंशन, मंथली पेंशन
पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, लेकिन जो कम्यूटेड पेंशन होता है, लमसम पेंशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1010A में, लेकिन अदर को मिला 2 पार्ट। क्या आपको ग्रेचुइटी मिल रही है? आंसर इज यस, तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट है, बट ग्रेचुइटी नहीं मिल रही है तो 1/2 है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो आगे नेक्स्ट नोट पढ़ते हैं, दैट इज द लीव सैलरी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द लीव सैलरी। सर लीव सैलरी का मतलब क्या होता है? लीव सैलरी का मतलब होता है दैट इज एनकैशमेंट ऑफ द अनयूटिलाइज्ड लीव। जो तुम्हारा अनयूटिलाइज्ड लीव होता है उसका आपने एनकैशमेंट करवा लिया, पैसे ले लिए, दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। अब एक चीज समझना, लीव सैलरी 2 तरीके से, अगर आपका ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी चल रहा है, जॉब भी चल रहा है, उसी टाइम आपने लीव सैलरी ले लिया, इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर द ऑल एम्प्लॉय, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर आपने लिया, लीव सैलरी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो 2 पार्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1010AA में, लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय है तो उसमें एग्जेम्पशन मिलेगा 1010AA में, लेकिन एग्जेम्पशन का लिमिट है, वो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा समझने की कोशिश करना। सबसे पहला जो लीव क्रेडिट है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ ले लो। लीव क्रेडिट का मतलब क्या? सर आपको लीव क्रेडिट निकालना पड़ेगा। लीव क्रेडिट कैसे निकालोगे पता है? जो लीव अलाउड माइनस लीव टेकन कर दोगे तो डिफरेंस विल बी द लीव क्रेडिट। लेकिन एक चीज समझना, लीव अलाउड जो है वो मैक्सिमम 30 डेज लेना है फॉर द कंप्लीटेड ईयर। जितने साल का सर्विस आपने कंप्लीट किया, एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए मैक्सिमम 30 डेज का ही लीव अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि एम्प्लॉयर 45 डेज का लीव अलाउ करता है एवरी कंप्लीटेड ईयर के लिए, तो भी आपको 30 डेज ही काउंट करना है, 30 डेज ही लेना है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द लीव क्रेडिट। तो लीव अलाउड माइनस लीव टेकन करोगे, आपको लीव क्रेडिट मिल जाएगा, और लीव क्रेडिट को मंथ्स में कन्वर्ट करो, मंथ्स में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 30 कर लो, तो जो भी डेज आते हैं डेज को डिवाइड बाय 30 कर लो, मंथ्स आ जाएगा। तो लीव क्रेडिट जितना मंथ्स में मल्टीप्लाई करो एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा ले लो 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, और तीसरा तुम्हारा मैक्सिमम कितना 3 लाख, और चौथा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, विचएवर इज लोअर है, विचएवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो देखो लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम ₹3 लाख, विचएवर इज लोअर। इसमें एक चीज समझना, एवरेज सैलरी पर मंथ में लास्ट के 10 मंथ की सैलरी का, बेसिक का, डीए इन टर्म्स का एंड तुम्हारा टर्नओवर कमीशन का आपको एवरेज लेना है। बेसिक, तुम्हारा डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन तीनों का लास्ट के 10 मंथ का एवरेज लेना है। और लास्ट के 10 मंथ लेते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि जिस डेट को रिटायर हुआ उससे एग्जैक्टली पीछे के 10 महीने का आपको एवरेज लेना है। जिस डेट को रिटायर हुआ उसके एग्जैक्टली पीछे के 10 महीने का आपको एवरेज लेना है। जैसे ग्रेचुइटी में तो क्या था कि लास्ट के 10 मंथ का एवरेज लेते थे, रिटायरमेंट वाला मंथ छोड़ देते थे, यहां पे छोड़ना नहीं है। जैसे ही रिटायर हुआ उसके एग्जैक्टली उसके पिछले दिन से पीछे के 10 महीने का बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का आप क्या ले लो, एवरेज ले लो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो होती है, उसमें कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो वीआरएस कंपनसेशन में भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1010C की, और ये 1010C की एग्जेम्पशन कितनी मिलती है तो उसके कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि सैलरी पर मंथ जो भी तुम्हारा है, सैलरी मतलब बेसिक डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, क्या जो अभी जो तुम्हारा बेसिक है डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। देखो सबसे पहला क्या बोला मैंने, सैलरी पर मंथ, और सैलरी में वही बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन अभी का, तो सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विस है वो आप ले लो। और दूसरा ले लो क्या, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग मंथ, आपके कितने बचे हैं, आपकी सर्विस के रिमेनिंग मंथ कितने बचे हैं उससे मल्टीप्लाई करो। और तीसरा तुम्हारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा ₹5 लाख, विचएवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो जो भी वीआरएस कंपनसेशन होता है उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, तो सबसे पहले सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो 3 मंथ का सैलरी आया, यू कैन से दैट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सर्विस, और यहां पे भी फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, कंप्लीटेड ईयर जितने हुए वही लेना है, फ्रैक्शन है उसको इग्नोर करना है। इवन 11 मंथ का फ्रैक्शन है तो भी उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। दूसरा सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ द सर्विस, तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और चौथा मैक्सिमम 5 लाख, विचएवर इज लोअर है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। अब एक चीज समझना, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन किसी को आपने निकाल दिया करके, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से उसको कुछ कंपनसेशन देते हैं तो उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में आपको एग्जेम्पशन मिलता है 1010B में, और कितना एग्जेम्पशन मिलेगा तो समझने की कोशिश करना, यहां पे एग्जेम्पशन आपको मिलेगा मैक्सिमम 5 लाख, और जितना आपका कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से जो कैलकुलेट होता है, तो जो भी कंपनसेशन निकलता है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और मैक्सिमम 5 लाख, विचएवर इज लोअर का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन सर इंडस्ट्रियल
डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है 15 डिवाइड बाय 26। क्या लिखा मैंने? 15 डिवाइड बाय 26, 15 अगस्त 26 जनवरी, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट 3 मंथ, मतलब 3 महीने की सैलरी का एवरेज ले लो और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सर्विस। और यहां पे बेटा फ्रैक्शन जो है वो अगर 6 महीने से ज्यादा है तो आपको राउंड ऑफ करना है। देखो दो जगह राउंड ऑफ होता है फ्रैक्शन, एक तो पोगा एम्प्लॉय के केस में होता है और दूसरा तुम्हारा यहां रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में जो आप निकालते हो यहां पे राउंड ऑफ होता है, बाकी कहीं पे भी राउंड ऑफ नहीं होता है। और यहां सैलरी का मतलब वही है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, 3 महीने की सैलरी का आप क्या लोगे? एवरेज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द अलाउंसेस। सर जो अपने को अलाउंसेस मिलते हैं वो अलाउंसेस क्या कितने टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जेम्प्ट कितने होते हैं वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो अलाउंसेस में मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज द कुत्ता टीसी उधर है, ऐसा करके मैंने आपको बताया था। कुत्ता टीसी उधर है, सर ये क्या था करके। सबसे पहले कुत्ता के लिए जस्ट ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। तो जस्ट सबसे पहला सी वाले 3 अलाउंसेस कौन कौन सा? वन इज द कम्यूटेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। क्या बोला? कुत्ता CUTA और बाद में TCUDHR, दैट इज उधर है। मेरे पास पेंसिल था, पेंसिल अभी मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला था कुत्ता टीसी उधर है करके, ठीक है। तो देखो सी में कौन कौन सा? एक तो कम्यूटेशन अलाउंस, एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो कम्यूटेशन अलाउंस में बेटा एग्जेम्पशन मिलती है, लेकिन वो एग्जेम्पशन सिर्फ हैंडीकैप्ड को मिलती है। जो हैंडीकैप्ड है उसको एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। पहले नॉर्मल के लिए भी था लेकिन ये अमेंडमेंट हो गया, सिर्फ 3200 का एग्जेम्पशन कम्यूटेशन अलाउंस में मिलेगा। और वो किसको मिलेगा? सिर्फ एंड सिर्फ जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग होते हैं, उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। दूसरा तुम्हारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में भी आपको एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन कितना मिलता है? मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। क्या बोला? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस जो मिलता है उसमें भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना? मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद यू मींस अंडरग्राउंड अलाउंस। अब एक चीज समझना, जो अंडरग्राउंड में माइंस में वगैरह काम करते हैं उनको जो अलाउंस मिलता है उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद CUTA, ए फॉर आपका जो CUT, टी मींस क्या होता है? ट्राइबल एरिया अलाउंस। जो भी ट्राइबल एरिया अलाउंस होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको अलाउंस मिलता है, उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा 200 पर मंथ का। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 200 पर मंथ का अलाउंस एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद एक फोर क्या था? अलाउंस फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। जो भी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको भी जो अलाउंस मिलता है उसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा। और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पता है? जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उसका मल्टीप्लाई बाय 70% और 10,000 पर मंथ, विचएवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, इधर देखो मेरी तरफ। सबसे पहले CUTA, क्या याद रखोगे? CUTA कुत्ता, ऐसे जस्ट आपके समझाने के लिए मैंने ऐसा बोला था, ठीक है। कट ए यू कैन से दैट, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा CUTA, सी का मतलब क्या था? कम्यूटेशन अलाउंस। कम्यूटेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलेगा 3200 मैक्सिमम पर मंथ का, और वो सिर्फ ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है उन्हीं को मिलेगा। दूसरा तुम्हारा क्या था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ आपको मैक्सिमम मिलेगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ है, वो मैक्सिमम मिलेगा। और जो एम्प्लॉय आपके ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं उनको जो अलाउंस मिलता है उसमें एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? तो जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विचएवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक बात समझना, ये टीसी उधर है करके एक और था, टीसी उधर। टीसी मतलब ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस। एक तो ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सी का मतलब था कन्वेंस अलाउंस, यू का मतलब था यूनिफॉर्म अलाउंस, डी का मतलब था डेली अलाउंस, एच का मतलब था हेल्पर अलाउंस, और आर का मतलब था रिसर्च अलाउंस, और यू कैन से दैट एकेडमिक अलाउंस। तो देखो मैंने क्या क्या बोला? TCUDHR करके, ठीक है। आर में बाद में अपन देखेंगे वो। देखो TC उधर करके, ठीक है। TC उधर, TC टी फॉर ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सी का मतलब था कन्वेंस अलाउंस, यू का मतलब था यूनिफॉर्म अलाउंस, आर का मतलब था रिसर्च अलाउंस, एच का मतलब था हेल्पर अलाउंस, और डी का मतलब था डेली अलाउंस। ये अलाउंस अगर आपको मिलते हैं तो उसमें से एग्जेम्पशन उतना मिलेगा जितना आपने खर्चा किया। जितना आपने एक्चुअल अमाउंट खर्च किया उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जैसे मेरे एम्प्लॉय को मैंने हेल्पर अलाउंस दिया 3,000, उसने खर्चा 2,000 क्या किया, तो 2,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और उसमें 1,000 रुपया है वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना उसने अमाउंट स्पेंड किया वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, और बाकी वाला क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू HR, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस।
ये जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है, वो भी एग्जेम्पशन मिलती है 1013A की। और ये 1013A का एग्जेम्पशन कितना मिलता है एचआरए के केस में, समझने की कोशिश करना। तो जो भी आपको एचआरए मिलता है उसमें भी 1013A का एग्जेम्पशन मिलता है। कितना मिलता है? तो सबसे पहला 40% और 50% ऑफ द सैलरी। पहले ले लो 40% और 50% ऑफ द सैलरी। 40% कब लोगे और 50% कब लोगे? 50% तब लोगे जब एम्प्लॉय है वो अगर मेट्रो सिटीज में घर में रहता है। मेट्रो सिटीज का मतलब होता है बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। अगर वहां पे रह रहा है तो उस केस में क्या होगा? 50% ऑफ सैलरी। अदर कहीं पे भी रहता है तो 40% ऑफ सैलरी। दूसरा ले लो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा ले लो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या बोला? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। विच एवर इज लोअर आएगा उतना आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा और बाकी वाला आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज समझना, यहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। देखो मैक्सिमम जगह सैलरी की डेफिनेशन यही है, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन है, वो तुम्हारे सैलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में सर क्या होता है? तो देखो, एक तो होता है जब पैसा डालोगे तब क्या होगा, और एक जब रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलेगा तब क्या होगा। तो देखो समझने की कोशिश करना, पैसा डालोगे तब क्या होगा और जब आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा तब क्या होगा। सबसे पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब देखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, देखो प्रोविडेंट फंड में जब एम्प्लॉय खुद पैसा डालता है तो आपको कुछ नहीं करने का, क्योंकि वो क्या करता है, पहले टैक्स भर देता है और टैक्स भरने के बाद ही तो वो पैसा डालता है। जैसे मान लो मेरा एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 25,000 है, उसमें से उसने 5,000 प्रोविडेंट फंड में डाला, उसको मिला 20,000, बट उसके लिए सैलरी टैक्सेबल कितनी होगी? टोटल 25,000। तो वो 5,000 जो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन है उसका आपको कुछ भी नहीं करने का होता है एट द टाइम, डालते टाइम। देखो समझने की कोशिश करना, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर दो। अब अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना वो भी एग्जेम्प्ट है और जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एग्जेम्प्ट है। तो देखो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, एसपीएफ है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है, और एक चीज ध्यान रखना, रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा एसपीएफ से वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे जो एसपीएफ से पैसा मिलेगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो एसपीएफ का तो एग्जाम में आने वाला है नहीं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है और रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू आरपीएफ, ये एग्जाम में आता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब एक बात समझना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मतलब ऐसा प्रोविडेंट फंड जिसकी आपने इनकम टैक्स कमिश्नर से रिकॉग्निशन ले रखी है, दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक चीज ध्यान रखना, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन कितना एग्जेम्प्ट है पता है? ओनली अप टू 12% ऑफ सैलरी। क्या बोला? ओनली अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूट किया तो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है, लेकिन ओनली अप टू 12% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स और प्लस टर्नओवर कमीशन ले लो। और जो इंटरेस्ट उस पर अक्रूड होता है, हर साल उस पर इंटरेस्ट मिलता जाता है, तो वो इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा, ओनली अप टू 9.5% पर एनम। 9.5% पर एनम है, उतना एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। जैसे आपको एग्जाम में ऐसा दे रखा है कि 13,500 का इंटरेस्ट मिला आरपीएफ पे एम्प्लॉय को, 13,500 का इंटरेस्ट है आरपीएफ पे एम्प्लॉय को, और वो 13.5% की रेट से, तो ध्यान रखना 9,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी वाला जो भी रहेगा 3,500-4,000 है वो तुम्हारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना सर, आरपीएफ में वापस से एक बार बताऊं, आरपीएफ का देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ द सैलरी, इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट है अप टू 9.5% पर एनम, अप टू 9.5% पर एनम, और वहां सैलरी 12% लेते टाइम सैलरी का डेफिनेशन क्या होगा? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। क्या बोला? बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। और रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा आरपीएफ से, एक बात बता दूं, रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी पैसा मिलेगा आरपीएफ से वो भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(12). लेकिन एक चीज समझना, वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट तभी होता है जब आपने 5 साल से ज्यादा की सर्विस रेंडर की है। अगर आपने 5 इयर्स और मोर का सर्विस रेंडर किया है तो ही आरपीएफ से पैसा मिलेगा, वो एग्जेम्प्ट है। अगर मान लो 5 साल का सर्विस नहीं हुआ तो एक चीज ध्यान रखना, जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे एग्जेम्पशन लिया था और जितना इंटरेस्ट पे आपने एग्जेम्पशन लिया था वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर मान लो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपको पैसा मिलता है
कहां से? आरपीएफ पे। तो आरपीएफ से पैसा मिलता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन 5 साल का सर्विस आपने रेंडर किया है तो ही एग्जेम्प्ट है। अगर 5 साल का सर्विस रेंडर नहीं किया तो जो भी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूट किया था उस पे जितना आपने एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया था और जितना इंटरेस्ट पे आपने एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया था वो वापस से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें इवन 5 ईयर सर्विस इज नॉट रेंडर्ड देन ऑल्सो वो पैसा आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 केस ऐसे हैं उसमें इवन 5 ईयर्स का सर्विस रेंडर्ड नहीं हुआ तो भी जो पैसा आरपीएफ से मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 3 केस में या तो एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो बंद हो जाता है, एम्प्लॉय का बिजनेस ही शट डाउन हो जाता है, या एम्प्लॉय की मान लो इलनेस की वजह से उसको छोड़ना पड़ रहा है, हेल्थ इशू है उसकी वजह से उसको छोड़ा है, या फिर एम्प्लॉय ये एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरा जो आरपीएफ में पैसा पड़ा है वो मेरे नए एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दे, जो आरपीएफ में पैसा पड़ा है प्लीज ट्रांसफर टू द न्यू एम्प्लॉयर। अगर उस कंडीशन के साथ में अगर वो बोल देता है तो उस केस में बेटा जो आरपीएफ से पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज यूआरपीएफ, दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है सर उसमें क्या होगा? तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में देखो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको तो इग्नोर करो क्योंकि वो बेचारा टैक्स भरने के बाद डालता है, उसका कुछ वो कोई इनकम नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डालते टाइम एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट मिलते टाइम एग्जेम्प्ट है, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे जो लमसम पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। देखो मैंने क्या बोला, यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे जो यूआरपीएफ से पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। अब देखो कौन सा टैक्सेबल होगा। अब एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन वाला जो हिस्सा है वो तो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो बेचारे ने खुद ने टैक्स भर के डाला था, लेकिन एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिला, एम्प्लॉय का जो ओन कंट्रीब्यूशन था, एम्प्लॉई का ओन कंट्रीब्यूशन और उस पे इंटरेस्ट मिला वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है वो तुम्हारे सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू एनुएशन फंड, दैट इज सुपर एनुएशन फंड। अब एक चीज समझना, सुपर एनुएशन फंड में 2 तरीके का, एक अप्रूव्ड वाला एक अनअप्रूव्ड वाला। अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर करो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू 1,50,000 पर एनम। पहले यहां 1 लाख हुआ करता था, नाउ इट इज 1,50,000। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो अप टू 1,50,000 पर एनम में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पूरा एग्जेम्प्ट है। और बेटा लमसम पैसा जब मिलता है, अगर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है तो लमसम पैसा जब रिटायरमेंट पे मिलता है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। जो अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है उसका ट्रीटमेंट सेम वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का था, जो यूआरपीएफ का था वही, कि डालते टाइम पैसा नहीं मतलब टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे, जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे निकालोगे तो उसका इसमें टैक्स लग जाएगा। जैसा यूआरपीएफ का ट्रीटमेंट था सेम वैसा ही तुम्हारा अनअप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है उसका भी ट्रीटमेंट होगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द परक्यूजिट। नेक्स्ट पार्ट इज परक्यूजिट। अब एक बात बताओ सर, परक्यूजिट और अलाउंसेस में क्या फर्क होता है? अभी अपन ने अलाउंसेस पढ़े थे, ठीक है, दैट इज ट्रैवलिंग एंड टूर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस। सर अलाउंसेस और परक्यूजिट जैसे डीए वगैरह, डीए इज अलाउंस, अलाउंसेस एंड परक्यूजिट में क्या फर्क पड़ता है? 2 फर्क रहते हैं। एक चीज तो ये, अलाउंस आपका सैलरी का पार्ट होता है, जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करते हो उस टाइम लिखा जाता है कि ये आपको अलाउंस मिलने वाला है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी करके, ठीक है। बट परक्यूजिट एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं जो बाद में भी आपको दिए जा सकते हैं। आपको पहले बोला नहीं था बट बाद में आपके एम्प्लॉयर को अच्छा लगा और आपको मान लो बेनिफिट दे दिया, कार फैसिलिटी दे दी, दैट इज कॉल्ड योर परक्यूजिट। दूसरी चीज ये है कि अलाउंसेस आपको मिलेगा इवन आप उसको स्पेंड करो या नहीं करो। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मान लो मेरे को उन्होंने एचआरए दिया, हाउस रेंट अलाउंस दिया, मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, मुझे एचआरए दिया, तो मैं भले घर लेके रहूं नहीं रहूं, रोड पे रहूं, प्लेटफॉर्म पे रहूं, कहीं पे भी रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो अलाउंस मिलने वाला है। लेकिन परक्यूजिट बेसिकली क्या होता है? फैसिलिटी होती है। फैसिलिटी जैसे उन्होंने मुझे घर ही रहने को दे दिया, अगर उन्होंने मुझे रहने के लिए, एम्प्लॉयर ने घर दे दिया कि चलो इसमें रहो या जो किसी घर में रहो, भाड़ा हम देंगे करके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द परक्यूजिट। परक्यूजिट जहां पे भी होता है वहां फैसिलिटी लिखा होता है, प्रोवाइडेड लिखा होता है, तो प्रोवाइडेड फैसिलिटी लिखा हुआ है तो वो परक्यूजिट है, और अलाउंस है तो वो क्लियरली लिखा होगा, दैट इज द अलाउंस करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, परक्यूजिट में सर सबसे पहला है दैट इज द एलटीसी, लीव ट्रेवल अलाउंस, बेसिकली लीव ट्रेवल कंसेशन। अब ये लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि लीव ट्रेवल कंसेशन बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को बाहर घूमने के लिए भेजा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर है वो घूमने के लिए बाहर भेजता है कि आपका ट्रेवलिंग करो और घूमो थोड़ा, और घूमने का खर्चा जो भी रहेगा, ट्रेवलिंग वाला पार्ट है, ट्रेवलिंग वाला खर्चा है वो एम्प्लॉयर है वो रिएम्बर्स करेगा, एम्प्लॉयर पैसा देगा। अब एक चीज समझना यहां पे,
सर अगर एलटीसी जो मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट जो मिलता है, उसमें कितना एग्जेम्प्ट होगा, कैसे होगा? तो 10(5) करके सेक्शन होती है, उसमें एग्जेम्प्ट होता है। उसमें दो पार्ट। सबसे पहले आप ट्रेवल किससे कर रहे हो? ट्रेवल अगर फ्लाइट से कर रहे हो या ट्रेवल किसी अदर मोड से कर रहे हो। अगर आप ट्रेवल फ्लाइट से कर रहे हो तो जो भी इकोनॉमिक क्लास का फेयर होता है और जितना आपने खर्चा किया विच एवर इज लोअर वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो समझने की कोशिश करना, अगर आपने ट्रेवल है वो फ्लाइट से किया, उड़ के गए, तो उस केस में इकोनॉमिक क्लास का फेयर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना आपने स्पेंड किया विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जेम्पशन है वो मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रेवल इंडिया में होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, एलटीसी का एग्जेम्पशन आपको तभी मिलता है जब आपका ट्रेवल है वो इंडिया में हुआ है। इंडिया के बाहर ट्रेवल है तो एलटीसी का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज, अगर मान लो आप एयर से नहीं गए, फ्लाइट से नहीं गए, किसी और मोड से गए, हो सकता है आप कैसे भी जाओ, बाइक लेके जाओ, चलते हुए जाओ, गाड़ी से जाओ, कैसे भी जाओ, ट्रेन से जाओ, तुम्हारी मर्जी। अगर एनी अदर मोड से गए, लेकिन जहां पे आप गए वहां पे क्या रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं? आंसर इज यस, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी का जितना भाड़ा होता है और आपने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बट अगर वहां पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा क्या वहां पे रिकॉग्नाइज्ड बस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है? आंसर इज यस, वहां पे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है तो जो भी डिलक्स क्लास एसी का जो भाड़ा रहता है, डिलक्स क्लास का जो भाड़ा रहता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर है, उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसी जगह गए हो जहां ना तो रेल फैसिलिटी अवेलेबल है, ना तुम्हारा रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जितना दूर आप गए हो वो सिमिलर डिस्टेंस का जो रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी का भाड़ा रहता है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर है, उतने का आपको एग्जेम्पशन है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, एलटीसी का बेनिफिट आप किस किस के लिए ले सकते हो, मतलब आप घूमने के लिए किस किस को ले जा सकते हो? तो एम्प्लॉय एक तो खुद जाएगा, उसके साथ में स्पाउस, उसके साथ में क्या बोला मैंने? स्पाउस। तो जो एम्प्लॉय है, स्पाउस है एंड चिल्ड्रन है, और उसके बाद में डिपेंडेंट रिलेटिव। और डिपेंडेंट रिलेटिव में हमेशा ध्यान रखना सिर्फ 4 ही लोग आएंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो देखो क्या बोला, एम्प्लॉय, स्पाउस, और उसके बाद चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के बाद डिपेंडेंट रिलेटिव, और डिपेंडेंट रिलेटिव में 4 ही लोग आएंगे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। उसमें एक चीज समझना, चिल्ड्रन है वो चिल्ड्रन पे भी आप एलटीसी का बेनिफिट एग्जेम्पशन का ले सकते हो, लेकिन चिल्ड्रन 2 ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। मतलब 2 से ज्यादा है तो ज्यादा वाले पे नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चों पे ही आपको एलटीसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर वो मैक्सिमम 2 बच्चों पे ही मिलता है, अगर 1/10/1998 के बाद बॉर्न हुए तो, अगर उससे पहले जन्म हुआ है तो कितने भी बच्चे चलेगा, मान लो 1/10/1998 के पहले के 4 बच्चे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1/10/1998 के बाद के 2 ही बच्चों पे आप एलटीसी का बेनिफिट ले सकते हो एग्जेम्पशन का। इसमें एक और चीज समझना, पहले अगर एक ही बच्चा हुआ, पहले एक बच्चा हुआ और उसके बाद सेकंड टाइम मान लो मल्टीपल बर्थ हो गए, जैसे ट्विंस हो गए करके, ठीक है, मल्टीपल बर्थ हो गए, तो पहले एक बच्चा हुआ उसके बाद ट्विंस हो गए, टोटल कितने हुए? 3, तो भी तीनों पे एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन पहले ही मान लो वहां पे पहले ही ट्विंस हो चुके हैं और सेकेंड टाइम एक और हो रहा है, टोटल 3 बच्चे, तो भी एग्जेम्पशन आपको 2 का ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले अगर एक बच्चा हुआ तो दूसरी बार आपको पता थोड़ी है कितने बच्चे होंगे, तो पहली बार एक बच्चा हुआ, उसके बाद मान लो आपके पास 2 बच्चे हुए, टोटल 3 है, तो भी आपको एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? तीनों का मिल जाएगा। लेकिन पहले ही 2 हो चुके हैं तो फिर रुक जाओ ना, और फिर आपका सेकेंड टाइम है, वो मान लो एक और हुआ, तो यहां 3 है, तो भी एग्जेम्पशन आपको यहां पे 2 का ही मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एक और चीज समझना, इसमें 4 साल के ब्लॉक में आप 2 साल ही एलटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। जो एलटीसी का एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ आप 2 साल ले सकते हो, और अगर मान लो 2 साल नहीं लिया तो आपका जो भी अनयूटिलाइज वाला है वो आप उसके अगले साल, उस ब्लॉक के बाद के 4 साल के बाद वाले ब्लॉक में आप फर्स्ट ईयर में उसका यूटिलाइजेशन भी आप कर सकते हो। और अभी करंट ब्लॉक चल रहा है, ये कैलेंडर ईयर वाइज ब्लॉक चलता है, 2018 से 2021 है वो तुम्हारा करंट ब्लॉक है करके, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू मेडिकल फैसिलिटी। अगर कुछ बीमार पड़ गए और उस केस में क्या होगा, आप कहीं एडमिट वगैरह हुए और अगर उसका पैसा है वो एम्प्लॉयर ने दिया, बेनिफिट मिल रहा है, परक्यूजिट मिल रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटी का परक्यूजिट है वो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा। तो उसमें 2 पार्ट, सबसे पहली चीज ये कि ट्रीटमेंट कहां पे करवा रहे हो, ट्रीटमेंट इंडिया में करवा रहे हो या इंडिया के बाहर करवा रहे हो, उसमें भी 2 चीज। चलो इंडिया में करवा रहे हो, लेकिन इंडिया में ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहे हो या एम्प्लॉयर के ओन हॉस्पिटल में करवा रहे हो या कोई रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में करवा रहे हो, तो देखो 3 चीजें। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हो, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हो, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हो, तो जो बेनिफिट फैसिलिटी आपको मिला है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन मान लो अदरवाइज कहीं प्राइवेट क्लिनिक में करवाते हो, ठीक है, किसी नर्स के पास वगैरह आप अगर इलाज करवाते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो, जो प्राइवेट है, मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर ओन हॉस्पिटल या रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है, तो उस केस में जो बेनिफिट है वो पूरा टैक्सेबल आपके हाथ में हो जाएगा।
पहले लास्ट ईयर तक यहां 15,000 तक का एग्जाम्पशन था, अब ऐसा नहीं है, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू अगर ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवाते हो, आप ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवा रहे हो, तो इंडिया के बाहर करवा रहे हो तो आपको बेनिफिट वहां किस किस चीज का खर्चा होगा? एक तो ट्रीटमेंट का होगा, एक स्टे का होगा और एक ट्रेवल का होगा। ट्रीटमेंट का होगा, स्टे का होगा, ट्रेवल का होगा। उसमें एक चीज समझना, अगर एम्प्लॉयर ने जो भी पैसा दिया ट्रीटमेंट और स्टे का, ट्रीटमेंट एंड स्टे का जितना खर्चे का बेनिफिट एम्प्लॉयर ने दिया है, आपके हाथ में एग्जेम्प्ट उतना होगा जितना आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट है। जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में दे रखा होता है दिस इज द आरबीआई प्रिस्क्राइब लिमिट, तो आरबीआई की जितनी प्रिस्क्राइब लिमिट है उतना एग्जेम्प्ट होगा, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी स्टे और ट्रीटमेंट के लिए मान लो एम्प्लॉयर ने 80,000 दिया, आरबीआई की लिमिट 60,000 है, तो 60,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 20,000 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ट्रेवल का आपको बेनिफिट दिया, तो एक चीज ध्यान रखना, ट्रेवल का बेनिफिट आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, वो ग्रॉस टोटल इनकम अगर अप टू 2 लाख है, ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 लाख, तो ट्रेवल का जो बेनिफिट दिया है वो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन 2 लाख, तो इन दैट केस ट्रेवल का बेनिफिट पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो, आप एक काम करो, पहले ट्रेवल को इंक्लूड करो ही मत और आपकी जीटीआई निकालो, ग्रॉस टोटल इनकम निकालो। इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन 2 लाख, सॉरी अप टू 2 लाख है, तो उस केस में वो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा ट्रेवल का बेनिफिट। लेकिन 2 लाख से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है वो एम्प्लॉयर पे करता है, दैट इज द फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, उसका कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। एक और चीज समझना, ट्रीटमेंट किसका होना है? तो ट्रीटमेंट या तो खुद एम्प्लॉय का होना है, उसके स्पाउस का होना है, चिल्ड्रन का होना है, या डिपेंडेंट रिलेटिव का। डिपेंडेंट रिलेटिव में वही मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर है, वो 4 लोग उसमें आ जाएंगे। एक और चीज समझना, वहां पे तुम्हारा ट्रेवल और स्टे का जो बेनिफिट है उसमें एग्जेम्पशन सिर्फ किसके लिए मिलेगा? एक जो पेशेंट है जो गया है जिसका ट्रीटमेंट करवाना है उसके लिए, और दूसरा उसका एक अटेंडेंट है, उन्हीं का बेनिफिट मिलेगा। वहां आप मतलब 7 लोग गए और सब खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, तो ट्रेवल का और वहां पे स्टे का बेनिफिट है एग्जेम्पशन का, वो सिर्फ एक तो तुम्हारा जो पेशेंट रहेगा जिसके लिए ट्रीटमेंट हो रहा है और एक अटेंडेंट पे आपको मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विदाउट इंटरेस्ट या लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा होता है ना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे दिया, बोला इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, या फिर इंटरेस्ट बहुत कम रेट से ले रहा है तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है, इट इज ट्रीटेड एज द परक्यूजिट, ये परक्यूजिट माना जाएगा। और कितना टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्सेबल होगा, समझने की कोशिश करता। तो पहली चीज तो अगर लोन अप टू 20,000 तक का है तो टैक्सेबल ही नहीं है। अगर लोन जो है वो लोन अप टू 20,000 तक एम्प्लॉय को दिया है देन इट इज नॉट टैक्सेबल। दूसरी चीज, अगर लोन मान लो ट्रीटमेंट के लिए दिया है फॉर द स्पेसिफाइड डिजीज, अगर एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, ऐसी कुछ दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई जो अपन ने डीडीबी में देखा था, एटीडीडीबी, दिल दहला देने वाली बीमारी, तो अगर मान लो एम्प्लॉय को ऐसी स्पेसिफाइड डिजीज हो गई और उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोन दिया है, तो इवन लोन कितना भी है कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अदरवाइज अगर कोई लोन है तो इंटरेस्ट बेनिफिट टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा पता है? जितना लोन अमाउंट है मल्टीप्लाई कर दो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट, जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका इंटरेस्ट रेट, और माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। जैसे सपोज आई कैन टेक वन एग्जांपल कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10 लाख का लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा है, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 8% है, तो जो भी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 8% 80,000 आएगा वो पूरे साल के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एक साल का 80,000 परक्यूजिट माना जाएगा। अगर 6 महीने के लिए लोन दिया है तो कितना 40,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। लेकिन मान लो एम्प्लॉय है वो 3% इंटरेस्ट पे कर रहा है तो जो 5% इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा, तो जो भी लोन है मल्टीप्लाई बाय 5% आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझता है, गिफ्ट। क्वेश्चन ये आता है, गिफ्ट दिया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा? तो 2 चीजें होती है, एक तो गिफ्ट होता है कैश में मतलब इन मनी, और एक होता है गिफ्ट इन काइंड। अगर मनी में गिफ्ट है, क्या है, अगर मनी में गिफ्ट है तो मनी में गिफ्ट ऑलवेज टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर गिफ्ट इन काइंड है, इन काइंड मतलब कुछ वस्तु दिया, कुछ साधन दिया, कुछ सामान दिया, इन काइंड है, तो उस केस में क्या होगा कि गिफ्ट जो है अगर उसकी वैल्यू लेस देन 5,000 है देन इट इज एग्जेम्प्ट, अगर 5,000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर लेस देन 5,000 है देन इट इज एग्जेम्प्ट, 5,000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ईसॉप के केस में एम्प्लॉय को ईसॉप दिया, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ तो वो बेनिफिट टैक्सेबल होगा। ईसॉप में भी टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा पता है? जो भी एफएमवी है ऑफ द शेयर, जो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जितना कंसिडरेशन डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। जैसे शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू 300 है और एम्प्लॉय को सिर्फ 100 रुपीज में ही दे दिया तो 200 रुपीज एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, एफएमवी आप उस दिन की लोगे जिस दिन उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया था। और उसमें एक और चीज समझना, जैसे 300 का एफएमवी का शेयर था, 100 में एम्प्लॉय को इशू किया तो 200 सैलरी में टैक्सेबल हो गया। अब एम्प्लॉय जब भी उस शेयर को बेचेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी लेगा? 300 लेगा। तो जितने पे उसने सैलरी में टैक्स भरा वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी और उसकी कॉस्ट है वो 300 लेगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू यूज ऑफ मूवेबल असेट। बहुत बार ऐसा होता है ना कि असेट यूज करने के लिए देते हैं एम्प्लॉय को,
कि चलो कंप्यूटर यूज करने के लिए दे दिया, लैपटॉप है, कार है, बाइक है, ये सब यूज करने के लिए देते हैं किसको? एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को कोई भी असेट अगर आपने यूज करने के लिए दिया तो दो पार्ट। अगर सबसे पहला लैपटॉप और डेस्कटॉप है, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह ये दिया, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बेचारा कहां यूज करता है यार, लैपटॉप वगैरह सिर्फ ऑफिस यूज के लिए ही करता है। तो अगर लैपटॉप दिया एंड तुम्हारा कंप्यूटर दिया, देन फुल्ली एग्जाम कुछ भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं करने का, क्योंकि हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन कोई अदर असेट यूज करने के लिए दी, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरा एक एम्प्लॉय है, वो बोलता है सर कैमरा मुझे दे दो यूज करने के लिए। मैंने उसको कैमरा दे रखा है यूज करने के लिए, 2 साल से वो यूज कर रहा है, उसके घर का पलंग दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, मैंने यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा? इफ इट इज ओन बाय एम्प्लॉयर। अगर वो एम्प्लॉयर की खुद की असेट है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 10% पर एनम, मतलब पूरे साल यूज किया तो 10% पर एनम है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो आई कैन टेक वन एग्जांपल, मेरा एक कैमरा है जो 1 लाख रुपए का था, मैंने मेरे एम्प्लॉय को दे दिया, 4 साल पहले मैंने खरीदा था 1 लाख में, मैंने मेरे एम्प्लॉय को दे दिया यूज करने के लिए, तो हर साल में 10-10 हजार उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर उसने मान लो 6 महीने यूज करके मुझे वापस दे दिया तो उसके हाथ में 5,000 है, वो टैक्सेबल हो जाएगा, 10% ऑफ द कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन मान लो असेट मैंने हायर कर रखी है, एम्प्लॉयर ने हायर करके और एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दिया, तो जितना एम्प्लॉयर ने हायर चार्जेस पे किया, एम्प्लॉयर ने हायर चार्जेस पे किया बाहर, उतना हायर चार्जेस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ असेट। एक बात बताओ, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट सेल कर देता है। जैसे मान लो मेरा एम्प्लॉय है, उसको अच्छी लगी मेरी बाइक और बोलता है सर बाइक मुझे दे दो, मैंने कहा ले ले। कितना? मैंने कहा फ्री में नहीं, 20,000 देना पड़ेगा। उसने मुझे 20,000 दिया। तो एक बात बताओ, इसमें भी कुछ बेनिफिट टैक्सेबल होगा क्या? आंसर इज यस। तो आपको कितना टैक्सेबल करना है? WDV माइनस कंसिडरेशन। जो उस असेट का WDV आता है माइनस कंसिडरेशन, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय को, और दैट विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सर WDV कैसे निकालेंगे? तो WDV निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन की रेट क्या रहेगी? तो समझने की कोशिश करना। अगर मान लो कंप्यूटर लैपटॉप है तो वहां पे डेप्रिसिएशन की रेट रहेगी 50%, और वो भी तुम्हारा WDV मेथड से। अगर तुम्हारा कार है तो 20% WDV मेथड से, और अदर कोई एसेट है तो 10% SLM मेथड से। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो 50% WDV मेथड से आप डेप्रिसिएशन लेस करके WDV निकालो करके, ठीक है। दूसरा कार है तो 20% WDV मेथड, और अदर एसेट है तो 10% SLM मेथड से। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना, ये आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, वो डेप्रिसिएशन आप कंप्लीटेड ईयर का लेस करोगे। कंप्लीटेड ईयर का मतलब ये होता है कि भैया जिस डेट को खरीदा था और जिस डेट को ट्रांसफर कर रहे हो उसके बीच में कंप्लीटेड ईयर कितने हैं। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मान लो 16 जुलाई 2018 को खरीदा था और आपने जो ट्रांसफर कर दिया वो मान लो क्या बोलते हैं 16 दिसंबर 2019 को किया, तो यहां पे सिर्फ 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो डेप्रिसिएशन आप 1 ईयर का ही लोगे। तो एक्विजिशन की डेट और ट्रांसफर की डेट के बीच में जितने कंप्लीटेड ईयर है उतने ईयर्स का ही आपको डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन लेस करना है। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द लंच फैसिलिटी। सर अगर खाने का फैसिलिटी दिया जाता है तो क्या वो भी टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज अप टू 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होगा। जो भी लंच प्रोवाइड किया जाता है ऑफिस में वगैरह, तो अप टू 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होगा, अगर या तो वो लंच रियल में दिया जाता है या फिर वहां पे पेड वाउचर के थ्रू दिया जाता है। पेड वाउचर आपने देखा होगा, वो सेडेक्सो वगैरह के पेड वाउचर आते हैं, तो अप टू 50 रुपीज है वो एग्जेम्प्ट होगा। 50 रुपीज से ऊपर वाला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जो टी कॉफी बिस्किट वगैरह दी जाती है वो टैक्सेबल नहीं होगी। और अगर रिमोट एरियाज में अगर कहीं सर्विस दे रहा है एम्प्लॉय, ऐसे रिमोट एरिया, जंगल का एरिया, रिमोट एरियाज में कोई सर्विस दे रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि बेटा पूरा ही लंच फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू रेंट फ्री अकोमोडेशन। ये बहुत ही कॉमन है। रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया जाता है, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। देखो HRA अलग है, उसमें क्या होता है पैसा दिया जाता है, यहां पैसा नहीं दे रहे, यहां कोई अलाउंस नहीं दे रहे, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो टैक्सेबल होता है। बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा? तो उसमें 2 पार्ट। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कुछ लाइसेंस फीस होती है, वो लाइसेंस फीस आपको एग्जाम में दे रखी होगी, उसके हिसाब से आपको टैक्सेबल करना है। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और उसको मान लो घर रहने को दिया, तो उसके हाथ में कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा? तो उसमें 2 पार्ट। अगर वो घर है, वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है,
मतलब एम्प्लॉयर का खुद का घर है, एम्प्लॉयर ने खुद का घर है और उसने रहने के लिए दिया, जो क्वार्टर वगैरह होते हैं एम्प्लॉयज को क्वार्टर वगैरह देते हैं वो वाला, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का खुद का घर है और उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी, या तो 7.5%, 10% या 15% ऑफ सैलरी। लेकिन सर 7.5% कब? जहां पे घर दिया है वहां का पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है तो 7.5%, 10 लाख से ज्यादा अप टू 25 लाख है तो 10%, और 25 लाख से भी ज्यादा है तो 15% है, वो आपको लेना है। तो देखो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो। और 7.5% का जहां का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा का नहीं है, अगर 10 लाख से ज्यादा अप टू 25 लाख तक है तो आपका 10%, और 25 लाख से ज्यादा है तो 15% है, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर वो घर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने खुद ने भाड़े पे लिया है और वो एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच इज लोअर है, उतना टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर फर्निश्ड हाउस है, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लैट जो देते हैं वो फर्निश्ड है, उसमें कुछ असेट भी साथ में दिए, तो उस केस में वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। और वो कितना टैक्सेबल होगा? वो असेट अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और अगर हायर बाय एम्प्लॉयर है तो उस केस में हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे सर सैलरी का डेफिनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान रखना, यहां पे सैलरी में आपको क्या लेना है? सिर्फ बीडीबी एसीएम लेना है। क्या लेना है? बीडीबी एसीएम। सैलरी की डेफिनेशन में बीडीबी एसीएम लेना है, हाउस फैसिलिटी एंड होटल फैसिलिटी में। यहां पे सैलरी की डेफिनेशन में आपको बीडीबी एसीएम लेना है। बीडीबी एसीएम का मतलब क्या होता है? बी का मतलब बेसिक सैलरी, डी का मतलब डीए, डी का मतलब कौन सा? डीए, और डीए भी इन टर्म्स वाला लेना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद बी का मतलब होता है बोनस, ए का मतलब होता है अलाउंसेज, जो टैक्सेबल अलाउंसेज बच जाते हैं, मतलब एग्जेम्पशन लेने के बाद जो अलाउंसेज बचते हैं वो अलाउंसेज, और सी का मतलब होता है कमीशन। कमीशन में ऑल टाइप ऑफ कमीशन, वेदर इट इज टर्नओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन और एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट है, वो आपको लेना है। तो आपको सैलरी में क्या लेना है? बीडीबी एसीएम। क्या बोला मैंने? बीडीबी एसीएम, बीडीबी एसीएम। बी का मतलब बेसिक सैलरी, डी का मतलब डीए इन टर्म्स, उसके बाद बी का मतलब बोनस, ए का मतलब अलाउंसेस टैक्सेबल वाले, सी का मतलब कमीशन, और एम का मतलब मॉनेटरी कोई बेनिफिट आपको मिला है। तो परक्यूजिट इसमें नहीं लेना है, परक्यूजिट आपको कुछ भी नहीं लेना। मॉनेटरी बेनिफिट मतलब जैसे आपने कोई ओवर टाइम वगैरह किया था तो वो आपको लेने का है, बट लेकिन कोई परक्यूजिट है वो परक्यूजिट इसकी कैलकुलेशन में अपन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू होटल बेनिफिट। अब एक चीज समझना, होटल फैसिलिटी अगर आपको दिया गया तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय के हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? 24% ऑफ द सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। और यहां पे भी सैलरी लेते टाइम आपको बीडीबी एसीएम है वही कंसिडर करना है। लेकिन एक चीज समझना, मेनी टाइम ये होता है कि लाइक होटल जो है वो होटल फैसिलिटी एम्प्लॉय के ट्रांसफर के टाइम पे दी जाती है। जैसे एम्प्लॉय मान लो पहले मुंबई में काम करता था, दिल्ली ट्रांसफर किया और 15 दिन तक अगर उसको होटल फैसिलिटी दिया है तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करने का। अगर अप टू 15 डेज तक दिया है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं करने का करके, ठीक है। एक और चीज समझना, यहां हाउस फैसिलिटी और होटल फैसिलिटी में जो टैक्सेबल अमाउंट आता है, अगर एम्प्लॉय कुछ पैसा दे रहा है तो वो लेस कर दो और रिमेनिंग अमाउंट है वही टैक्सेबल होगा। कार फैसिलिटी, अब एक चीज समझना, कार फैसिलिटी जो दी जाती है, आपको यूज करने के लिए कार दिया तो उस केस में क्या होगा? अब देखो कार में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें है। कार में 3 चीजें। सबसे पहला, अगर कार पूरा ऑफिस के लिए यूज होता है, कार एम्प्लॉय को दिया है बट वो पूरा ऑफिस पर्पस के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियसली कोई बेनिफिट उसको मिला नहीं, उसके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन कार अगर वो पूरा ही एसएससी के लिए, पूरा ही एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए यूज होता है, मैं मान लो कहीं एम्प्लॉय हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने कार दिया, वो मेरी वाइफ लेके घूमती रहती है, ठीक है, तो कार दिया और पूरा मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, पूरा एम्प्लॉय के पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा? इफ दैट कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और इफ इट इज हायर्ड बाय तो एम्प्लॉयर देन हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने वहां पे ड्राइवर का फैसिलिटी भी दिया तो उस केस में ड्राइवर का जितना सैलरी दे रहा है वो भी ऐड करेंगे। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसमें पेट्रोल भी एम्प्लॉयर ने भरवाया, तो जितने का एम्प्लॉयर ने पेट्रोल भरवाया, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया, वो भी अपन ऐड करेंगे। तो देखो, कार फैसिलिटी दिया, अगर पूरा ही ऑफिस के लिए यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ भी टैक्सेबल नहीं, बट पूरा ही पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो टैक्सेबल होगा कितना? कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ द कॉस्ट, हायर बाय एम्प्लॉयर देन हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर ड्राइवर दिया तो ड्राइवर का जितना बेनिफिट मिला उसका भी ऐड कर दो, अगर उसने रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस पे किया एम्प्लॉयर ने तो वो भी ऐड कर दो और आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू पीओपीपी, दैट इज पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। ऐसा बहुत बार होता है कि कार है वो पार्टली ऑफिस के लिए यूज होती है, पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है, तो भी एम्प्लॉय के हाथ में कुछ टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा समझने की कोशिश करना, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया है। तो पीओपीपी में एक चीज समझना, सबसे पहली चीज ये कि कार किसकी है। तो पहला पार्ट, कार इज ओन बाय एम्प्लॉय। अगर कार एम्प्लॉय की है, देखो कार इज ओन बाय द एम्प्लॉय,
एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉई। देखो कार भी एम्प्लॉय की है और रनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस भी एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो बेचारे को एम्प्लॉय को कुछ एम्प्लॉयर से बेनिफिट तो मिला ही नहीं, तो उसके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज समझना, कार एम्प्लॉय की है लेकिन पेट्रोल पूरा एम्प्लॉयर भरवा रहा है। कार एम्प्लॉय की है और पेट्रोल पूरा एम्प्लॉयर भरवा रहा है, मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस इज होली पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो उस केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन क्या पूरा जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया, क्या पूरा टैक्सेबल होगा? आंसर इज ना बाबा ना, क्योंकि कार ऑफिस के लिए भी तो यूज होती है। तो जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया उसमें से माइनस हो जाएगा 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ, और 1800 पर मंथ तब लेस करेंगे जब तुम्हारी कार है वो 1600 सीसी तक की है, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 रुपया पर मंथ है वो लेस करेंगे, और डिफरेंस है वो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो कार एम्प्लॉय की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो एम्प्लॉयर ने पे किया, तो जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है माइनस करेंगे 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ, दैट डिपेंड्स ऑन द सीसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। अब एक बात समझना, अगर वो 1800 2400 है वो ज्यादा आ जाता रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस से, तो ऑब्वियसली कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में ये वाला वो वाला पार्ट आता है, दैट इज कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। देखो कार एम्प्लॉयर ओन करता है और रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस अगर एम्प्लॉय पे करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन टैक्सेबल कितना होगा पता? छोटा सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, 600 पर मंथ और 900 पर मंथ। 600 पर मंथ तब टैक्सेबल होगा जब कार है वो अप टू 1600 सीसी की है, और 1600 से ज्यादा है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, कार एम्प्लॉयर की है और पेट्रोल भी एम्प्लॉयर भरवा रहा है, कार एम्प्लॉयर की पेट्रोल भी एम्प्लॉयर भर रहा है, तो ज्यादा बेनिफिट हुआ, और वहां टैक्सेबल अमाउंट फ्लैट टैक्सेबल अमाउंट होगा 1800 पर मंथ और 2400 पर मंथ। 1800 पर मंथ तब जब कार है वो तुम्हारी 1600 सीसी तक है, और 1600 सीसी से ज्यादा है तो 2400 पर मंथ। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो पीओपीपी में एम्प्लॉयर है वो मान लो ड्राइवर भी दे रहा है, एम्प्लॉयड ड्राइवर भी दे रहा है, तो 900 पर मंथ उसका आप ऐड कर दोगे, फ्लैट 900 पर मंथ है वो आपको ऐड करना है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके पीओपीपी पे 2 कार है या 3 कार है, बोल तो 3 कार एम्प्लॉयर ने दी और बोल रहे हो तीनों पीओपीपी वाली है, तो उस केस में अपन एक को सिर्फ पीओपीपी बेसिस पे टैक्सेबल करेंगे और बाकी को ये मानेंगे कि पूरा आपके पर्सनल पर्पस के लिए है एम्प्लॉय के, और उस हिसाब से टैक्सेबल कर देंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, बहुत बार जो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय होती है उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फ्री मिलती है, जैसे रेलवे वालों को रेलवे की फैसिलिटी फ्री मिलती है। तो एक चीज ध्यान रखना, रेलवे वालों को या एयरलाइंस वालों को, रेलवे वालों को रेलवे की फैसिलिटी मिली, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। एयरलाइंस वालों को एयरलाइंस की फैसिलिटी मिली, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट बाकी को कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर मिली तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एजुकेशन फैसिलिटी। बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर आपको एजुकेशन का फैसिलिटी देता है, मतलब स्कूल का फीस वगैरह वो एम्प्लॉयर भर रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले अगर एजुकेशन एम्प्लॉय के लिए दिया है, मान लो तुम एम्प्लॉय हो और तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर एजुकेशन आपके चिल्ड्रंस के लिए है, तो बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें पर चाइल्ड को जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसकी वैल्यू पर मंथ की 1000 से ज्यादा नहीं है। मतलब जो एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है एम्प्लॉय के बच्चों के लिए और उसका जो वैल्यू है वो पर मंथ 1000 से ज्यादा नहीं है। अगर 1000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल होगा और 1000 तक ही है तो वो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन वो एजुकेशन या तो एम्प्लॉयर के ओन स्कूल्स में होना चाहिए या एम्प्लॉयर किसी ऐसे स्कूल में प्रोवाइड करवाता है जहां उस एम्प्लॉयर का टाई अप है। तो जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल के मान लो डीपीएस स्कूल में मेरी सिस्टर है, वो वहां पे टीचर है डीपीएस स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और उसके बच्चों को वहां फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो उसको जो बेनिफिट तो मिल रहा है एजुकेशन फैसिलिटी बच्चों के लिए एम्प्लॉयर के ओन इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है। लेकिन उस केस में क्वेश्चन ये आता है क्या उसके हाथ में टैक्सेबल होगा? तो जो बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, अगर मान लो एक बच्चा है वो 11th में पढ़ता है और एक बच्चा 3rd क्लास में पढ़ता है, थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता है, अब जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है उसको बाकी बच्चों से मान लो 700 ही लिया जा रहा है, तो उस बच्चे को फैसिलिटी कितना मिला? 700 का, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। लेकिन 11th में पढ़ता है, बाकी बच्चों से 1500 लिया जा रहा है, तो पूरा 1500 है वो मेरी सिस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इवन माय सिस्टर इज नॉट पेइंग 1500, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, बट दैट एजुकेशन फैसिलिटी की वैल्यू 1000 से ज्यादा है, तो वो पूरा 1500 रुपया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई वगैरह अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर पे किया तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ऑब्वियसली फ्री सर्वेंट का फैसिलिटी दिया, इट इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल। एनी अदर परक्यूजिट दिया जैसे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड ऑल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक और चीज समझना, कुछ बेनिफिट ऐसे है जो पूरे एग्जेम्प्ट है।
एक तो टेलीफोन फैसिलिटी, अगर टेलीफोन फैसिलिटी, मोबाइल बिल वगैरह है, वो अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो टेलीफोन जो है या मोबाइल बिल है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं करने का। दूसरा, अगर स्कॉलरशिप एम्प्लॉय ने दिया एम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए, बेसिकली एम्प्लॉयर ने स्कॉलरशिप दिया एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुत बार क्या होता है पता है कि एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉय को थोड़ा गुड्स जो है वो सस्ते में बेचता है। जैसे मान लो मेरी सिस्टर है, वो बिग बाजार में काम करती है और वहां बिग बाजार वाले उसको सस्ते में कुछ गुड्स बेचते हैं, तो क्या उसके हाथ में कुछ बेनिफिट टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, कोई टैक्सेबल नहीं होगा। और टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, अगर आपका नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे कोई टैक्स है और वो एम्प्लॉयर ने पे किया, मैंने ये टीडीएस में भी पढ़ाया था, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने पे किया, तो वो बेनिफिट 10(10)(c) में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब एक और चीज समझना, प्रोफेशनल टैक्स। सर ये प्रोफेशनल टैक्स क्या फंडा होता है? जैसे मुंबई में वगैरह लगता है प्रोफेशनल टैक्स, कुछ भी करो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल टैक्स। इफ यू आर अर्निंग एनीथिंग इन महाराष्ट्र, यू हैव टू पे द प्रोफेशनल टैक्स। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है उसका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 16। और डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना आप प्रोफेशनल टैक्स पे करोगे उतना आपका डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16। 2500 रुपया महाराष्ट्र में लगता है प्रोफेशनल टैक्स, और आई थिंक पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट लगाते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ये स्टेट का टैक्स होता है, तो बहुत सारे स्टेट्स ने ये प्रोफेशनल टैक्स लगाया है। अब एक चीज समझना, एम्प्लॉय ने खुद ने भरा है खुद की जेब से प्रोफेशनल टैक्स, तो सीधा डिडक्शन ले लो अंडर सेक्शन 16। लेकिन एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले उसको टैक्सेबल करो, पहले उसको टैक्सेबल करो सैलरी स्टेटमेंट में, और फिर उसका डिडक्शन है वो आप ले लो अंडर सेक्शन 16। तो देखो, एम्प्लॉयर ने भरा है तो पहले ऐड करो और फिर आप लेस कर दो, एम्प्लॉय ने खुद ने भरा है तो ऐड कुछ मत करो और सीधा क्या कर दो, लेस कर दो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर मान लो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है, अपन ने वहां बहुत सारे अलाउंस ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एचआरए वगैरह, डेली वगैरह, कन्वेंस वगैरह, लेकिन जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो टैक्सेबल होगा सबके लिए, लेकिन डिडक्शन मिलेगा किसको पता है? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और मैक्सिमम 5000 व्हिचएवर इज लोअर। 20% ऑफ ओनली बेसिक सैलरी, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा मैक्सिमम 5000 व्हिचएवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, एक आपको सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है, और वो डिडक्शन कितना मिलता है पता है? 40,000 और योर सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, ये सबको मिलेगा। अगर आपकी सैलरी की इनकम है, आप 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 में आप ले सकते हो। 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिनका मई 20 नवंबर 20 एग्जाम है उनके लिए यहां 40 की जगह 50 हो चुका है, लेकिन जो नवंबर 2019 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये 40,000 ही है। अब 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आप ले सकते हो। उसके बाद मैंने ये पे स्केल वगैरह आपको समझाया था। ये पे स्केल क्या होता है कि बेटा जिस डेट को ज्वाइन करते हो और अगले साल वो डेट आती है तो उतना उतना आपका सैलरी बढ़ जाता है, वो चीज मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया था। डेफिनेशन ऑफ सैलरी मैंने सिखाया था आपको। मैंने रेगुलर बैच में एक और वो चीज 89 वाला रिबेट भी सिखाया था। 89 वाला रिबेट वो क्या था पता है तुमको? अरियर सैलरी इस साल मिलता था, वो सब चीजें सिखाई थी। तो वो एक बार आप वो वाला क्वेश्चन है वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर सैलरी रिवीजन। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा नहीं होगा तो भी लगाना पड़ेगा, 2-4 बार इसको सुनना पड़ेगा, तब आपको चीजें है वो दिमाग में बैठेगी। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा मेरे को सुन के। सो आप लोग सब पढ़ाई करो, और अभी आपके लिए सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई है। ध्यान रखना, दुनिया में और कुछ भी चीज नहीं है। सोशल मीडिया वगैरह सब छोड़ो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग ये बोलते हैं तेरे से नहीं हो पाएगा, उन लोगों से दूर रहो। ऑलवेज पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो और पढ़ाई करो। ज्यादा टाइम वेस्ट किसी भी चीज में मत करो। और अभी आपका सीधा एंड एक ही ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू कंप्लीट द इंटरमीडिएट का एग्जाम। इंटरमीडिएट का एग्जाम आपको कंप्लीट करना है। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।